प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने अंशों के हरण से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे, जिसमें लगभग जितने तरह से अंशों का हरण किया जा सकता है उन सब पे आपसे चर्चा हो चुकी है। आज हम आपसे चर्चा करते हैं हरण किए गए अंशों के जस्ट बाद की सिचुएशन के बारे में, और वो है उन अंशों का पुनः निर्गमन। मीन्स जो अंश पहले किसी कारणवश हरण कर लिए गए, उन अंशों को बाजार में दोबारा कैसे निर्गमित किया जा सकता है, इस पे हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और इसके बाद आगे की वीडियो में हम हरण किए जाने वाले अंशों के पुनर्निर्गमन से संबंधित क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने आपके लिए हेडिंग दे रखी है हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मींस जो अंश हरण कर लिए गए हैं उनका पुनः निर्गमन किस तरह से किया जा सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ बिंदुओं को देखते हैं। जैसे पहला बिंदु हमने रखा है संचालक मंडल द्वारा पुनः निर्गमन का प्रस्ताव। जब अंशों को या हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन करना होता है तो संचालक मंडल एक प्रस्ताव पारित करते हैं और उस पर सहमति होने के बाद ही इन अंशों को दोबारा जनता में निर्गमित किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अंशधारी, जब यह अंश निर्गमित किया जाता है तो जो नवीन व्यक्ति इन अंशों को खरीदता है उसे पुराने अंशधारी की जगह पर पूरी तरह से अंशधारी बनाया जाता है। जो अधिकार उसे दिए गए होते हैं पुराने अंशधारियों को, वो अधिकार इस नवीन अंशधारी को भी दिया जाता है और अंश निर्गमित करने के बाद इसे अंश का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि पुनः निर्गमन की स्थिति। पुनः निर्गमन, एक बार इस अंश को निर्गमित किया जा चुका है, दोबारा इन अंशों को फिर से निर्गमित करना है, उसके पहले इस अंश का हरण किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी वही सारे नियम लागू होते हैं जो नियम अंशों निर्गमन के समय लागू हुए थे। मींस दोबारा जब अंशों को बाजार में निर्गमित किया जा रहा है तो उसे सम मूल्य पे निर्गमित किया जा सकता है। मींस इसे हम एट पार इशू कर सकते हैं या इसे हम एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं या इसे हम एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। तीनों ही स्थितियां हैं इसमें कि चाहे तो कंपनी की स्थिति नॉर्मल सी है तो अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित कर दिया जाए, कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है तो कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पे भी निर्गमित कर सकती है दोबारा। और तीसरी स्थिति है कि किसी कारण से कंपनी इन अंशों को कटौती पर भी निर्गमित कर सकती है। तो इसकी जो सम मूल्य पर निर्गमित करने में जितने का अंश है उतने में ही पुनः निर्गमित कर दिया जा रहा है और उन अंशों पर जितनी राशि मिली है उसे जब्त कर लिया जाएगा। दूसरी स्थिति है अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जा रहा है तो इस पे भी जितनी राशियां मिली हैं उन सारी राशियों को जब्त कर लिया गया, उन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन तीसरी सिचुएशन कि अगर अंशों को कटौती पर निर्गमित किया जा रहा है तो यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है, वो ये है कि अगर कटौती पर अंशों को निर्गमित किया जा रहा है तो निर्गमित करने की सीमा कितनी है। मींस कंपनी इन अंशों को कितनी अधिक कटौती पर निर्गमित कर सकती है। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। सपोज दैट किसी कंपनी ने अपने शेयर को इशू किया था, 10 रुपए का शेयर है और इसे 9 रुपए प्रति शेयर के रेट से मार्केट में इशू कर दिया था। मींस 1 रुपया इसने इस पर डिस्काउंट रखी थी। अब जब इस अंश को हमें री इशू करना है, मींस फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट करने के बाद हम इसे री इशू कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम 9 रुपए में हम इसे निर्गमित कर सकते हैं। मींस इस पे मैक्सिमम जो डिस्काउंट हम दे सकते हैं वो डिस्काउंट दे सकते हैं हम 1 रुपए का। मींस जिन अंशों को पहले जितना कटौती पर निर्गमित किया जा चुका है उसे हम अगर उतनी ही कटौती पर निर्गमित करते हैं तो यह नियम
ठीक नहीं है। अक्सर यह गलतियां लोग कर जाते हैं। यहां पर देखने की बात यह है कि अगर किसी अंश को 1 रुपए कटौती पर निर्गमित किया गया था और उन अंशों के हरण करने के बाद, उन अंशों का हरण कर लिया गया और हरण करने के बाद अगर हम उसमें फॉरफीट कर चुके हैं 4 रुपया, मीन्स आवेदन दे रखा है, आवंटन दे रखा है या केवल आवेदन दे रखा है, जितनी राशि हमें मिल चुकी है उस अंश पे उतनी अधिक हम इस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 रुपए डिस्काउंट इशू किया गया था, ऐसा नहीं कि हम री इशू भी 1 रुपए पे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ क्या नियम का लागू होता है कि किसी भी अंश को जब हम पुनर्निर्गमित कर रहे हैं तो उस अंश को निर्गमित करने में हम उतनी कटौती दे सकते हैं जितना उस अंश पे अमाउंट हरण किया जा चुका है। मींस अगर 10 रुपए का कोई शेयर है, इस पे 4 रुपए हरण किया जा चुका है, अगर इस शेयर को दोबारा हम री इशू कर रहे हैं तो री इशू करने के टाइम पर इस शेयर को हम 6 रुपए प्रति शेयर के रेट में री इशू कर सकते हैं। मींस मैक्सिमम जो डिस्काउंट हम दे सकते हैं वो डिस्काउंट दे सकते हैं हम ₹4। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि जितने में डिस्काउंट पे इसको इशू किया गया था यह उतने में ही री इशू नहीं होगा, बल्कि उतना इस पर डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना इस पर अमाउंट हरण किया जा चुका है। ये बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम किसी अंश को कटौती पर रीइशू कर रहे हैं तो उस पर मैक्सिमम हम उतनी डिस्काउंट दे सकते हैं जितना उस पे अमाउंट फॉरफिट किया जा चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इस पे जर्नल प्रविष्टियां कैसे करेंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि री इशू एट पार। अगर सम मूल्य पर अंशों को रीइशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री यहां पे हो जाएगी, आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट मींस जब हम इस शेयर को दोबारा रीइशू कर रहे हैं तो रीइशू करने के टाइम पे जब हमें अमाउंट मिलता है तो वहां पर हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हमने इसको फॉरफिट किया है तो वहां पे हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया था। तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया था तो ये अकाउंट चूंकि हमारा क्लोज होगा रीइशू करने के बाद, इसलिए अब यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये रही हमारी फर्स्ट पोजीशन कि अगर हम अंशों को सम मूल्य पर या एट पार रीइशू कर रहे हैं तो। सेकेंड सिचुएशन हमारी होती है कि अगर हम शेयर को प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी। तो हो जाएगा आपका री इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम पे शेयर को रीइशू कर रहे हैं वहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी, यहां पे भी बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना आपको मिल रहा है उसको आप डेबिट कर लोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी वही रूल लागू होता है कि जब इस शेयर को फॉरफिट किया गया था तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया गया है और अब इसे हम जब क्लोज कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, जितना रीइशू करने पर हमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो रहा है उसे भी हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन तो बिल्कुल सिंपल सी है कि एट पार होगा तो ये जनरल एंट्री की जाएगी और एट प्रीमियम होगा तो ये एंट्री की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब देखने की बात यह है कि अगर शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है, डिस्काउंट पे शेयर को री इशू किया जा रहा है, इशू नहीं री इशू किया जा रहा है, तो वहां पे क्या जर्नल प्रविष्टियां हमें करनी होंगी। तो यहां पे हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि शेयर को जो शेयर है उसको इशू किया गया था और इशू करने के बाद उस शेयर को फॉरफिट किया गया है और फॉरफिट करने के बाद फॉरफीचर अकाउंट में 4 रुपए पड़े हुए हैं, फॉरफीचर अकाउंट में 4 रुपए पड़े हुए हैं। अब इस शेयर को हम मैक्सिमम डिस्काउंट पर री इशू कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट मींस
अब इस 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, 4 रुपए तो फॉरफिट हो चुके हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट देनी है तो मैक्सिमम कितने भी इशू कर सकते हैं 6 रुपए पर, क्योंकि 4 रुपए हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं जो हमने जब्त कर रखे हैं। अब इस शेयर को जब हम री इशू कर रहे हैं तो मैक्सिमम इसे हम 6 रुपए पर री इशू कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपीज। अब चूंकि शेयर कैपिटल तो डेबिट हुई होगी हमारी 10 रुपीज से, तो शेयर कैपिटल को हमारा पूरा लेना है, पूरा उसको मैनेज करना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 4 रुपए हमारे फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हुए हैं, इस अमाउंट को वहां से विड्रॉल करके यहां ले आते हैं। तो यहां पे हम एंट्री करेंगे फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि 6 रुपए री इशू करने से हमें मिल गए, 4 रुपए हम फॉरफीचर से ले आए और 10 रुपीज में हमने यहाँ पे इसको री इशू कर दिया, 10 रुपीज वैल्यू का शेयर हमारा री इशू हो गया। तो ये रही तीनों सिचुएशंस में हमारी जर्नल प्रविष्टियां। ये एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर किसी शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है, अगर उसे हम री इशू कर रहे हैं और अगर हम सम मूल्य पे री इशू करते हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर री इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स डाल देंगे बीइंग 10 शेयर्स या 100 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 या 10 रुपए का है तो 10 रुपए पे, तो सम मूल्य पे हो जाएगा। बीइंग री इशू ऑफ 100 शेयर्स या 10 शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे एट द रेट ऑफ ₹11 विथ सिक्योरिटी प्रीमियम ₹1, मीन जितना सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ इसको रीइशू किया जाएगा उसे हम यहाँ पे नरेशन में शो करा देंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है कि अगर किसी फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है तो वहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 10 शेयर्स या 100 शेयर्स रीइशूड एट डिस्काउंट ₹4 एंड फॉरफिटेड अमाउंट एडजस्टेड। अगर इतना लिख देते हैं तो भी आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी और इसका नरेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितने अमाउंट आपने एडजस्ट किया है वो यहां पे आप मेंशन कर देंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किसी भी शेयर को जब हम हरण कर लेते हैं और उसे हम जब रीइशू करते हैं तो वहां पे पहले एक संचालक मंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित होता है, फिर नए अंशधारी को शेयर इशू किया जाता है और उसे अंशधारियों की सूची में या अंशधारियों के रजिस्टर में उसका नाम लिख लिया जाता है, उसे प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इन अंशों को रीइशू 3 तरह से किया जा सकता है, सम मूल्य पे रीइशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे रीइशू किया जा सकता है और कटौती पे रीइशू किया जा सकता है। और तीनों ही सिचुएशन में जर्नल प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं, किस अमाउंट के साथ की जाती हैं, ये चीज हमने आपको इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किसी ऐसे शेयर को रीइशू करना जिसे डिस्काउंट पे रीइशू किया गया था, उसका फॉरफीचर कर लिया जाता है और उसे डिस्काउंट पर फिर से रीइशू किया जा रहा है। मींस इसे हम लिख सकते हैं कटौती पर निर्गमित अंशों के हरण के बाद पुनः कटौती पर पुनर्निर्गमन ठीक है। मींस इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रीइशूड आल्सो एट डिस्काउंट। इस सिचुएशन पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर से संबंधित रीइशू से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो को हैंडल करेंगे। धन्यवाद।